हम 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 हैं। Good afternoon. मैं मिस्टर जगन्नाथ टीचर यूनिवर्सिटी ऑफ द नवंबर से तो टीम लेकर आया हूँ। सर मतलब क्या हुआ? यहाँ फूड प्रोसेसिंग कंपनी में धमाका हुआ है जिससे 4 से 5 कर्मी इसके अंदर फंसे होने की आशंका। आप जल्द से जल्द अपने राहत व बचाव टीम को लगाएं। ठीक है। टीम विश्राम हवा का दिशा निर्देश करो और जनता का नाम सुरक्षित करने की हिदायत को घोषणा करो। टीम कमांडर को उस दौरान पता चलता है कि कंपनी के दूसरे और तीसरे मंजिल पर 4 से 5 व्यक्ति फंसे होने की संभावना है। टीम कमांडर टीम को ब्रीफ करके सुरक्षा अधिकारी को सुरक्षा पहलुओं की जानकारी देने तथा हवा की दिशा स्थापित करने का निर्देश देता है। सुनो सुनो सुनो, इसको सूचित किया जाता है कि आपके इलाके में फूड प्रोसेसिंग कंपनी में जहरीली गैस के होने की पूरी आशंका है। आप सब अपने खिड़कियों को बंद रखें, साथ ही गीले कपड़े की मदद से अपने मुंह, नाक, कान को ढक राहत व बचाव कार्य के लिए विधिवाहिनी आपके पास उपस्थित है। धन्यवाद। कर्मचारी व्हील डायरेक्शन मार्क कर दिया था, जब पास कर दिए गए साइड आपके ऑपरेशन के लिए तैयार है। फिलहाल ठीक है। डिटेक्शन टीम कमांडर, आप गैस की दिशा में बढ़ाकर 3 सीटर करें, आउटर कदम इनर कदम लगाए, साथ ही गैस की दिशा में जगह का पता लगाए। सीबीआरएन के डिटेक्शन टीम घटनास्थल पर कोई भी कार्य करने से पहले घटनास्थल को ट्रैफिक कोन की मदद से सुरक्षित किया जाता है, जिससे कि बाई स्टैंडर को बचाया। यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर सभी बचाव कर्मियों का ड्यूटी चेक करता है, जिसमें एनबीसी सूट का टेपिंग कनेक्टर के साथ सेफ्टी मास्क को भी चेक किया जाता है। डिटेक्शन टीम घटनास्थल की ओर बढ़ रही है। यह टीम एजीवीआई गैस अलर्ट माइक्रोफाइल एयर टेम्पलर इक्विपमेंट से सुसज्जित है। कंपनी में गैस रिसाव होने की संभावना है, अतः टीम कमांडर सबसे पहले गैस के खतरे को ध्यान में रखते हुए गैस रिसाव का पता लगाने की कार्रवाई करवाता है। यह टीम इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन भी स्थापित करती है। हवा में गैस के कंसंट्रेशन को पीपीएम में मापा जाता है, जिसके आधार पर आउटर कॉर्डन तथा इनर कॉर्डन स्थापित की जाती है। सामान्य तौर पर फूड प्रोसेसिंग कंपनी में अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके करियन, इस प्रकार की कार्रवाई की गई। आउटर कॉर्डन इनर कॉर्डन लगाया गया तथा यहाँ पे अमोनिया गैस डिटेक्ट हुई है, जहाँ पे रेड फ्लैग लगा दिया गया है। साथ ही यहाँ पे एक अनकॉन्शियस विक्टिम भी पाया गया है। ठीक है, आप अपने एस्कॉर्ट के साथ कंटामिनेटेड यूनिट वेटिंग एरिया पर पहुंचे और अगला आदेश का इंतजार करें। वीडियो के लिए इवोकेशन टीम, शील्डिंग टीम सावधान। शील्डिंग टीम कमांडर, आप जल्द से जल्द गैस की दिशा वाले जगह पर जाए, गैस की दिशा को बंद करें। साथ ही साथ इवोकेशन टीम, आप विक्टिम को सुरक्षित बाहर निकालें। सीबीआरएन के डिटेक्शन टीम के द्वारा अमोनिया गैस के रिसाव की जगह का पता कर लिया गया है।
इस दौरान डिटेक्शन टीम को वहां पर एक विक्टिम भी नजर आया है। इस बात की सूचना डिटेक्शन टीम द्वारा टीम कमांडर को दी गई। टीम कमांडर ने शील्डिंग स्क्वाड को अमोनिया गैस को रिसाव को बंद करने और रेस्क्यू टीम को विक्टिम को एक्सट्रिकेट करने के लिए भेजता है। अब देखें किस प्रकार पूर्ण प्रशिक्षित द्वितीय एनडीआरएफ की शील्डिंग टीम रिसाव को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन किट, जिसमें गैस व रिसाव को बंद करने के लिए तरह तरह के उपकरण दिए गए हैं, जिसकी मदद से रिसाव को आसानी से बंद किया जा सकता है, उनका प्रयोग करते हैं। यह टीम ऑपरेशन एरिया में सांस लेने के लिए सेल्फ कंटिन्यूअस ब्रीदिंग एपरेटस सेट का इस्तेमाल कर रही है। इससे कार्मिक ऑपरेशन एरिया में 40 मिनट तक लगातार कार्य कर सकता है तथा उसमें स्वच्छ वायु कम होने पर ही अलार्म बजना शुरू हो जाता है। ये सुनकर बचाव कर्मी दल नायक की अनुमति लेकर सुरक्षित इलाके में आ जाते हैं। शील्डिंग टीम के पास पीले रंग का पीवीसी सूट एवं सीआरपीएफ सूट होता है। रेस्क्यू टीम द्वारा विक्टिम को फुल बॉडी कैजुअलिटी बैग पहनाकर तथा एनबीसी रेसिसिएटर लगाकर कंटामिनेटेड एरिया से बाहर निकाला जाता है। फुल बॉडी कैजुअलिटी बैग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि कंटामिनेशन किसी अन्य इलाके में ना फैले। ठीक है, आप अपने रेस्क्यू के साथ कुएं पर पहुंचे। ओके करियन। ठीक है, आप अपने रेस्क्यू के साथ कंटामिनेटेड यूनिट वोटिंग एरिया पर पहुंचे और अगला आदेश का इंतजार करें। इसके बाद टीम कमांडर के आदेश पर डिटेक्शन टीम व अन्य सब टीम CUWA यानी कंटामिनेटेड यूनिट वेटिंग एरिया में चली जाती है। जैसा कि हवा की दिशा पूरब से पश्चिम है और हवा में अमोनिया गैस का मिश्रण है, घटना वाली जगह पर बहुमंजिले भवन में फंसे विक्टिम तक पहुंच बनाना और बचाव कार्य करना। अतः तत्कालिक राहत एवं बचाव के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के रेस्क्यूअर द्वारा कंपनी के ऊपरी मंजिल में राहत एवं बचाव कार्य करने जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम कमांडर अब जल्द से जल्द लेडर रेस्क्यू की मदद से दोनों जिला इमारत में अपडेट बने। ऊपरी मंजिल में फंसे विक्टिम तक स्लेटरिंग तकनीक द्वारा पहुंच बनाई जा रही है। जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं कि बहुमंजिली इमारत के बाएं तरफ रेस्क्यूअर द्वारा लैडर की मदद से बिल्डिंग में चढ़ने की कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के द्वारा लैडर अप्रोच तकनीक भी अपनाया जा रहा है। इस तकनीक के द्वारा रेस्क्यू इम्प्रोवाइज सीढ़ी की मदद से ऊंची बिल्डिंग पर विक्टिम तक पहुंच रहे हैं। बहुमंजिला इमारत के क्षतिग्रस्त होने पर या आगजनी की घटना के दौरान बहुमंजिला इमारत के अंदर फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जब भवन के अंदर की सीढ़ी से ऊपरी मंजिल पर जाना संभव नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में बचाव कर्मी छोटी सीढ़ी की सहायता से ऊपरी मंजिल पर पहुंच बनाते हैं।
तरह की कार्यवाही एनडीआरएफ ने पहले भी कोलकाता में की है। विवेकानंद फ्लाईओवर तथा माजूरहाट फ्लाईओवर के क्षतिग्रस्त होने पर बचाव एवं राहत कार्य को अंजाम देते हुए चुकी थी। सिंगल रोप असेंडिंग आप देख रहे हैं कि सिंगल रोप असेंडिंग की विधि द्वारा बचाव कर्मी कैसे पहुंच बनाता है। सिंगल रोप असेंडिंग ऐसी विधि है जिसमें अकेला बचाव कर्मी बहुमंजिला इमारत में पहुंच बनाता है। इस तकनीक को करने के लिए बचाव करने की शारीरिक क्षमता तथा परीक्षण उच्च दर्जे का होना चाहिए। इस तकनीक की मदद से कम समय में पहुंच बनाई जा सकती है। इस तकनीक का इस्तेमाल ऐसी स्थिति में किया जाता है जब बिल्डिंग में आग लगी हो या बिल्डिंग में सीढ़ी का इस्तेमाल वर्जित हो। जैसे कि अभी आपने देखा कि बचाव कर्मी विक्टिम तक पहुंच गया है। अब आप देखेंगे कि रोप रेस्क्यू तकनीक की मदद से ऊंची इमारतों या स्थलों में फंसे हुए विक्टिम को सुरक्षित निकाला जाएगा। ठीक है, आप विक्टिम को सुरक्षित नीचे भेजें। पहली तकनीक में इमरजेंसी स्ट्रेचर की मदद ली जाएगी। इसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के रेस्क्यूअर इमरजेंसी स्ट्रेचर की मदद से फ्लाइंग फॉक्स द्वारा विक्टिम का बचाव कार्य करता हुआ नजर आएगा। ऐसे विक्टिम जिसे गंभीर चोट है उसे इमरजेंसी स्ट्रेचर पर हेलमेट पहनाकर अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जाता है तथा मजबूत रस्से से बांधकर कैराबिनर एवं पुली की सहायता से बंधे हुए रस्से पर लटकाकर सेफ्टी रोप एक 2 मंजिला इमारत से नीचे आता हुआ विक्टिम को रेस्क्यू करें। ठीक है, आप विक्टिम को सुरक्षित नीचे भेजें। अब आप अपनी नजर बिल्डिंग के ऊपरी तल पर ले जाएं, जहां एक विक्टिम बेहोशी की हालत में बिल्डिंग के ऊपरी तल पर है। बचाव कर्मी वहां पहुंचकर विक्टिम को कैमलॉन्ग की मदद से फ्लेक्सिबल स्ट्रेचर द्वारा कार्य करता हुआ नजर आएगा। कैमलॉन्ग एक ऐसा उपकरण है जो खाई से विक्टिम को बाहर निकालने तथा बहुमंजिला इमारत से नीचे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी क्षमता 2 से 5 किलोग्राम होती है। इस उपकरण को ज्यादातर CSSR, रोप रेस्क्यू, लैंडस्लाइड आदि दुर्घटनाओं में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप विक्टिम को सुरक्षित नीचे रखो। अब आप अपनी नजर इमारत की दाहिनी तरफ ले जाएं, जहां पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के रेस्क्यूअर पिगी बैग की मदद से फ्लाइंग फॉक्स द्वारा विक्टिम का बचाव कार्य करता हुआ नजर आएगा। वैसे विक्टिम जिसके पैर में चोट हो या ऊंची इमारत से उतरने में भय लगता हो, उसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बचाव कर्मी अपने पीठ पर लेकर सुरक्षित स्थान पर उतरते हैं। यहाँ रोप को क्वाइल का इम्प्रोवाइज मेथड से पिगी बैग बनाकर विक्टिम को सुरक्षित उतारा जाता है। यह बैग आसानी से तथा कम समय में
बनाया जा सकता है। Request, wait guys, wait guys. Wait guys. MFR टीम द्वारा अनकॉन्शियस विक्टिम को जरूरत पड़ने पर CPR दी जाती है एवं एडवांस मेडिकल केयर के लिए एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि सभी विक्टिम को भी हॉस्पिटल भेजने से पहले डिकंटामिनेट किया जाता है। अब आप अपनी ध्यान बिल्डिंग के सामने सबसे ऊंची इमारत पर ले जाएं। सभी विक्टिम को सफलतापूर्वक रेस्क्यू करने के बाद एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर रैपलिंग तकनीक से बिल्डिंग के बाहर आता हुआ नजर आएगा। रैपलिंग तकनीक का इस्तेमाल ऊपरी मंजिल से निचली मंजिल में आने के लिए किया जाता है। इस तकनीक से बचाव कार्य भी किया जा सकता है व इसे कम समय में तथा सीमित समझदारों के लिए किया जा सकता अब आप अपनी नजर भवन की दाईं तरफ ले जाएं, जहां से स्लेडरिंग तकनीक से रेस्क्यूअर नीचे आता हुआ नजर आएगा। यह तकनीक उस समय इस्तेमाल किया जाता है जब भवन के नजदीक हजार्ड हो और विक्टिम या रेस्क्यूअर को उतरना संभव न हो। अब आप डिकॉन की कार्यवाही अपने सामने देखेंगे। विषय बंद होने के बाद एरिया डिकॉन की कार्यवाही डिकॉन टीम द्वारा की जाती है। डिकंटामिनेशन टीम सावधान। डिकंटामिनेशन टीम कमांडर, आप जल्द से जल्द गैस की दिशा में जगह पर जाए और दिशा वाले एरिया को डिकॉन करें। यहाँ अमोनिया गैस का रिसाव है जो कि पानी में घुलनशील है। इसको हाई प्रेशर पंप एवं पोर्टेबल डिकंटामिनेशन एपरेटर्स की सहायता से, जिसमें कि पानी एवं BS2 घोल भरा होता है, उसका छिड़काव करके गैस को निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, आप अपने रेस्क्यूअर के साथ कंटामिनेटेड यूनिट वेटिंग एरिया पर पहुंचे। मॉनिटरिंग एरिया डिकंटामिनेशन होने के बाद घटनास्थल की पुनः मॉनिटरिंग की कार्रवाई की जाती है। डेल्टा 1, आप दोबारा गैस की दिशा वाला जगह का रीमॉनिटरिंग की कार्रवाई शुरू करो। मॉनिटरिंग की कार्रवाई की जाती है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां पर कोई रासायनिक गैस का रिसाव तो नहीं है। इसमें टीम द्वारा पुनः उपकरण की सहायता से इस बात को पता लगाया जाता है कि उस इलाके में रिसाव हुए गैस के तत्व मौजूद तो नहीं है। यदि तत्व मौजूद होता है तो इलाके को पुनः डिकंटामिनेशन की कार्रवाई की जाती है। ओके करिए। अभी यहाँ पे किसी प्रकार की कोई जहरीली गैस का रिसाव नहीं है। ठीक है, आप अपने रेस्क्यूअर के साथ कुएं पर पहुंचे और अपने रेस्क्यूअर का पर्सनल डिकंटामिनेशन की कार्रवाई शुरू करें।
बचाव कर्मी का व्यक्तिगत डिकंटामिनेशन। एरिया डिकंटामिनेशन होने के बाद बचाव कर्मी का व्यक्तिगत डिकंटामिनेशन किया जाता है। कॉलिंग डेल्टा 4 रिपोर्टर। डेल्टा 4 आप अपने रेस्क्यू की पर्सनल डिकंटामिनेशन की कार्रवाई शुरू करें। इस प्रक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण इसलिए दिया जाता है कि कंटामिनेशन किसी अन्य इलाके में ना फैले। समय की सीमा को ध्यान रखते हुए सभी बचाव कर्मियों का व्यक्तिगत डिकंटामिनेशन नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि पर्सनल डिकंटामिनेशन 9 चरणों से होकर गुजरती है। अब आपके सामने बचाव कार्य के अंतिम चरण में 2 राहत कर्मी प्लास्टिक रैप को फोल्ड करते हैं और पर्सनल डिकंटामिनेशन के सभी 9 चरणों की कार्रवाई को पूर्ण करते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर बचाव कर्मी अपना नंबर, रैंक, नाम, यूनिट आदि दर्ज करवाता है। नंबर 10365044। रैंक कांस्टेबल। नेम रूपाचरण बेहरा। यूनिट सेकंड एंड ईयर कोलकाता। ओके नेक्स्ट। नाम जी ताताराव। यूनिट सेकंड एंड ईयर। स्टेशन 1 गियर ड्रॉप। यहाँ पर बचाव कर्मी अपने डिटेक्शन एवं अन्य उपकरणों को रखते हैं। स्टेशन 2 सफल पीठ। यहाँ पर दोनों बचाव कर्मी एक दूसरे की सहायता से एनबीसी सूट को पीडीके 1 एवं पीडीके 2 के द्वारा डिकॉन करते हैं। स्टेशन 3 एनबीसी सूट को उतारना। यहाँ पर बचाव कर्मी एक दूसरे की मदद से पहले एनबीसी सूट को काट कर उतारते हैं, इसके बाद उन्हें कंटेनर में डालते हैं। एनबीसी सूट ऑपरेशन के दौरान एक ही बार प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने के बाद सूट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यह सूट 2 परत का बना होता है। पहली या ऊपरी परत पॉलीक्लोरोफिल ब्यूटाइल रबर कोटिंग नायलॉन फैब्रिक की बनी होती है, जो कि जल रोधक है तथा रासायनिक पदार्थों से बचाव करती है। दूसरी या आंतरिक परत में एक्टिवेटेड चारकोल कोटेड नॉन वोवन फैब्रिक होती है, जो कि रासायनिक पदार्थ को सोख लेती है। स्टेशन 4 ओवर बूट एवं ओवर ग्लव। यहाँ पर 2 कंटेनर रखे होते हैं, जिसमें बचाव कर्मी ओवर बूट एवं ओवर ग्लव उतार कर उन्हें अलग अलग कंटेनर में डालते हैं। स्टेशन 5 पर्सनल क्लोथिंग। इस स्टेशन पर कार्रवाई 3 चरणों में पूरी होती है। यहाँ पर 3 कंटेनर रखे होते हैं। बचाव कर्मी पहले पर्सनल सूट, बाद में पर्सनल क्लोथिंग और अंत में इनर ग्लव्स उतार कर अलग अलग कंटेनर में रखते हैं। स्टेशन 6 कनिस्टर एवं फेस मास्क। इस स्टेशन पर 2 कंटेनर रखे होते हैं। यहाँ पर बचाव कर्मी पहले कनिस्टर व बाद में फेस मास्क उतार कर अलग अलग कंटेनर में रखते हैं। 7 पानी एवं साबुन का शावर। यहाँ पर बचाव कर्मी पहले साबुन के घोल वाले पानी का शावर लेने के बाद फिर गुनगुने पानी का
शावर लेते हैं। स्टेशन 8 मॉनिटरिंग। इस स्टेशन पर बचाव कर्मी शावर लेने के बाद आता है। यहाँ मॉनिटरिंग उपकरण की सहायता से बचाव कर्मी की मॉनिटरिंग की जाती है। स्टेशन 9 रीइश्यू क्लोथिंग। इस स्टेशन पर बचाव कर्मी को नए कपड़े दिए जाते हैं। बचाव कर्मी नए कपड़े पहनकर मेडिकल पोस्ट की तरफ रवाना होते हैं और मेडिकल पोस्ट पर बचाव कर्मी का मेडिकल चेकअप किया जाता है। पर्सनल डिकॉन की कार्रवाई होने के बाद सुरक्षा अधिकारी द्वारा जनसाधारण के लिए घोषणा की जाती है कि अब यह इलाका सुरक्षित है। आपके इलाके में मौजूद फूड प्रोसेसिंग कंपनी में जो जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था, उस पे काबू पा लिया गया है। अब यह इलाका सुरक्षित है। सहयोग के लिए धन्यवाद। ऑपरेशन समाप्त होने के उपरांत टीम कमांडर इंसिडेंट कमांडर को रिपोर्ट देते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। यहाँ पर गैस की रिसाव को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सारे विक्टिम को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है शाबाश, आपकी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसके लिए आपकी पूरी टीम और एनडीआरएफ का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दोनों ही आपदाओं में, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित को, प्रभावित तरीकों से निपटाने के लिए सतत रूप से विभिन्न तरीकों से प्रयासरत है। जैसे कि देश के विभिन्न भागों में मॉक एक्सरसाइज कर आपदा से निपटने की क्षमता को लगातार विकास करना, विभिन्न संस्थाओं में जाकर नए नए उपकरण तथा नए तकनीक के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करना, जन जागरण जागरूकता अभियान चलाकर लोगों में आपदा से निपटने के प्रति जागरूकता पैदा करना, प्रदर्शनी व प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को आपदा से निपटने के तरीकों का जागरूकता लाना। यह प्रदर्शन भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। हमें आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि हम अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे। अब आप अपनी नजर सामने बिल्डिंग के ऊपरी तल पर ले जाएं, जहां एनडीआरएफ का रेस्क्यूअर राष्ट्रीय ध्वज के साथ आता हुआ दिखाई देगा। यह कार्रवाई हमारे सभी रेस्क्यूअर द्वारा देश को समर्पित है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, वीर भगत सिंह जी, खुदीराम बोस की, महात्मा गांधी की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल हमेशा अपने शिष्टवाद आपदा सेवा सदैव सर्वत्र को चरितार्थ करने के लिए सदैव तैयार रहता है। जय हिंद।